हेलो मेरे गुड्डा गुड़िया, आप सभी को टारगेट विथ गुरुकुल परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमेशा मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। और यह क्लास यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री जा रही है 2026-27 बैच के लिए। जो क्लास 10th का अभी हिस्ट्री की क्लास इस पर चल रही है। अभी यूरोप में राष्ट्रवाद टॉपिक को लेकर हम चल रहे थे, जहाँ पर हमने क्या किया था कि आपको जुलाई क्रांति पर हम लोग पहुँचने वाले थे ना। जुलाई क्रांति हम लोग कराने वाले थे, तो वहीं से बात हम अपनी चर्चा आगे करेंगे। और यह क्लास यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, जहाँ जहाँ पर भी यूरोप में राष्ट्रवाद टॉपिक आता है मेरे भाई, उन सभी जगह के लिए आपकी क्लास काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आप विश्वास मानिए, क्लास अब सोचिए ये चौथा घंटा लगा हुआ है मुझे यूरोप के राष्ट्रवाद पढ़ाने में। तो मैंने इसे काफ़ी ही डिटेलिंग करके काफ़ी अच्छे तरीके से एक बाई एक सीक्वेंसिंग से जोड़ने का प्रयास किया हूँ, जिससे कोई चीज़ आपको रटनी न पड़े, आप कनेक्टिविटी बना के पढ़ सकें। अभी साइंस की भी क्लास जाएगी, साइंस की 1-2 क्लास गई है, पर वो भी बहुत जल्दी ही जाएगी। हाँ, जैसे फ्री मिलता हूँ मैं साइंस की भी क्लास लेके आऊँगा। अभी मैं आपको यूरोप का राष्ट्रवाद पढ़ा रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। आइए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक पढ़े थे बाबू, वहीं से हम लोग आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे ना। हाँ, आप लोग इसके पहले आप चले जाइएगा TWG के 10th एंड 12th वाले क्लास पे। तो वहाँ पर आपको इसके जो पिछले क्लास होंगे वो मिल जाएंगे। जब पिछला क्लास आप देख के आएंगे तब आपको यह क्लास समझ में आएगा भी। नहीं तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अमूलचूल बातें हैं, जो कि हम यहाँ बात तो करेंगे, पर इसकी कहानी जो है इसके पिछले जो 2-3 क्लास बीत चुकी है उससे जुड़ी हुई है। तो आपके लिए समझना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आसानी तरीके से समझना चाहते हैं तो मेरे इसके पहले जो 3 क्लास है उससे देखकर फिर आइए इस क्लास को, फिर देखिए आपको क्लास लेने में कितनी मज़ा आता है। ठीक है, आइए भैया चलिए। तो हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले हमको समझना क्या है बाबू इसमें। तो हम आपको समझा रहे थे कि जुलाई क्रांति क्या होती है बेटा। जुलाई क्रांति कब होती है? 1830 में। कब होती है? 1830 में। जुलाई क्रांति, ये जुलाई क्रांति जब होती है, मतलब जुलाई क्रांति क्योंकि जुलाई के महीने में हुआ था ना, इसलिए जुलाई क्रांति कहते हैं ना, 1830 में। तो जब जुलाई क्रांति 1830 में होता है तो होता क्या है आपको बताऊँ कि जानते हो किसके पहले सेक्रेट सोसाइटी की स्थापना हो चुकी थी। और सेक्रेट सोसाइटी के आधार पर फ्रांस के अंदर ही नहीं, फ्रांस से अगल बगल जो भी देश थे, जैसे फ्रांस में उधर क्या था, ऑस्ट्रिया था, प्रसा था, हाँ, सारी जो भी छोटे इटली थी, जर्मनी थी, इन सभी जगहों पर धीरे धीरे इस बात का दबाव बढ़ने लगा था। इस बात का दबाव बढ़ने लगा था कि भैया यूरोप मतलब कि राजतंत्र जो संस्था है वह सही नहीं है, बल्कि राजतंत्र के स्थान पे क्या आना चाहिए, लोकतंत्र आना चाहिए, संविधानवाद होना चाहिए ना। तो इनका दबाव बढ़ने लगा था। अब इसका असर सबसे पहले कहाँ देखा? 1930 में फ्रांस में। कहाँ देखा? 1930 के फ्रांस में। अब फ्रांस में हुआ क्या बेटा? तो फ्रांस में पहला ध्यान देना, उथल पुथल हुआ, बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने लगा, जनता बहुत ज़्यादा क्या करने लगी बेटा, विद्रोह करने लगी। तो ध्यान देना, तो यहाँ से होता क्या है जुलाई क्रांति में, तो फ्रांस में बड़े स्तर पर उथल पुथल प्रारंभ हुआ। और जो उदारवादी थे बेटा, जो उदारवादी क्रांतिकारियों ने, और जो उदारवादी कौन थे बेटा? जो नई सोच वाले थे, जो नई सोच वाले, नई विचारधारा वाले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उदारवादी। और रूढ़िवादी किसे कहते हैं? जो पुरानी परंपराओं से जुड़े हैं, कि जैसे पहले की जो परंपरा कहती वही परंपरा हम काम करेंगे। जैसे पहले की परंपरा की बात बताऊं कि पहले की मिथ्या क्या थी कि जब बारात आएगी तो बारात में पहले घराती वाले नहीं खाएंगे। घराती वाले जो घर वाले होते हैं, पहले कौन खाएंगे? बाराती वाले खाएंगे, फिर घराती वाले खाएंगे। अगर घराती वाले खा लेंगे तो बाराती वाले कहते हैं कि झूठ हो गया खाना। तो ये क्या थी? परंपरा थी। पर बट अब भाई आप इतने स्पेशल तो हो नहीं ना कि हम आप 12 बजे रात आइए पी कर बारात में, अब फिर आपके लिए हम खाना लेकर बैठे रहे जो है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। खाना चालू है, आइए समय से खाइए, कौन मना किया है आपको? ठीक है ना। तो ये परंपराएं जो थी ये पहले की क्या थी? रूढ़िवादी परंपराएं थी। और कुछ बुजुर्ग इसका क्या करते हैं? विरोध भी करते हैं। जैसे आज का समय क्या है? बम्पर सिस्टम। तो बम्पर सिस्टम में लोग क्या कहते हैं, अरे यार ये क्या ही खाना खिला रहे हैं, ये कोई तरीका होता है खिलाने का? भाई अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चलते हुए जो समाज की
जो भी बाधाएं हैं, जो भी समाज की परंपराएं, उन परंपराओं को हमको अपनाना पड़ेगा, नहीं दुनिया से हम बहुत पीछे हो जाएंगे, है कि नहीं है। अब हम जींस पहन रहे हैं तो बताओ नई परंपरा है ना। तो भैया इस बात को समझिए बेटा। तो क्या हुआ, उथल पुथल प्रारंभ हुआ और उदारवादियों ने बोर्बो राजवंश के शासक चार्ल्स दसम, कौन थे बेटा, चार्ल्स दसम थे ना, चार्ल्स दसम। तो जो चार्ल्स दसम थे उनको क्या क्या उखाड़ फेंका, समझ रहे हो, चार्ल्स दसम को उखाड़ फेंका एवं संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना किया। बाबू ध्यान समझना, यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखा है, हमने यहाँ पे लाइन लिखा है बेटा, क्या लाइन लिखा मालूम है आपको, दिखाई देंगे। देखिए बेटा, यहाँ पे एक लाइन लिखा है संवैधानिक राजतंत्र बेटा, मतलब ऐसा मतलब बनाया गया फ्रांस को कि जहां संविधान रहेगा पर अभी भी राजा जीवित रहेगा, समझ रहे हो, संविधान के साथ साथ क्या रहेगा, राजा भी रहेगा, संविधान के साथ क्या रहेगा बेटा, राजा भी रहेगा। तो समझ रहे हैं, तो संविधान के साथ आपका राजा भी बना रहेगा, इस बात की प्रमाण कहाँ गया यहाँ पे। अब इसी संवैधानिक राजतंत्र का जो प्रमुख बना, तो बेटा संवैधानिक राजतंत्र का प्रमुख कौन बना बेटा, जानते हो, संवैधानिक राजतंत्र का प्रमुख कौन बना, जिसका नाम था क्या, फिलिप्स, लुई फिलिप्स। कौन बना बेटा, लुई फिलिप्स। क्या लिखते हैं हम लोग उसको ना, फिलिप। तो ध्यान देना बेटा, तो सत्ता पे कौन आया, अब लुई फिलिप आ गया ना। कैसे आया कि फ्रांस में बड़े स्तर पर क्या हुआ, उथल पुथल हुआ, तो जिससे फ्रांस की जनता जो उदारवादी लोग थे, उन्होंने जो अभी बुर्बो वंश की स्थापना किसने करवाया था, मेटरनिख ने, किसने करवाया था, मेटरनिख ने। तो मेटरनिख ने बुर्बो राजवंश की स्थापना करवाया था, इसको राजा चार्ल्स दसम को सत्ता बैठाया था। अब जनता इतना आक्रोश में आ चुकी थी, जनता इतना समझ चुकी थी कि अब राजतंत्र रहना ही नहीं चाहिए, पर फिर भी इन्होंने किसी तरीके से बचा ही लेगा कि चलो संविधान भी रहेगा और राजतंत्र भी रहेगा। अब संविधान भी रहेगा, उसके ऊपर क्या रहेगा, राजतंत्र रहेगा, और उसका मुखिया कौन रहेगा, लुई फिलिप्स रहेगा। तो 1930 में सत्ता पर कौन आ जाता है बेटा, लुई फिलिप्स आ जाएगा। कौन आ जाएगा, लुई फिलिप्स। ये घटना कहाँ घटती है बेटा, फ्रांस के अंदर। तो फ्रांस में देख रहे हो कि चार्ल्स दसम जो बुर्बो वंश राजवंश की स्थापना हुई थी, वो फिर से समाप्त हो जाता है और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है, और वहाँ पे सत्ता पर कौन बढ़ जाता है, तो लुई फिलिप्स। अब बेटा ऐसे ही घटना कहाँ घटती है, कहाँ पे, ब्रुसेल में, जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, वहाँ पे भी बेटा क्या होती है, घटना घटती है, क्या होती है। तो ध्यान देना बेटा, इसके अलावा और पूछे जाएगा और कहाँ पे क्या होता है जुलाई क्रांति के दौरान में, तो ध्यान देना ब्रुसेल में भी क्या होता है बेटा, ध्यान देना बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल में विद्रोह हुआ। क्या हुआ बेटा, वहां भी विद्रोह हुआ, वहां भी जनता क्या की, विद्रोह करना चालू की। और जब वहां किया तो बेटा बेल्जियम के साथ जुड़ा हुआ था कौन, नीदरलैंड। क्या हुआ, नीदरलैंड। तो नीदरलैंड क्या हुआ, बेल्जियम से अलग हो गया ना। जब बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल में जब विद्रोह हुआ, वहां की जनता रोडों पे आ गई, जब विद्रोह करना चालू की, तो इससे क्या हुआ, विद्रोह हुआ, तो बेल्जियम से नीदरलैंड क्या हो गया बाबू, अलग हो गया। समझ आ रहा है मेरी बात को।
तो यहाँ से देखो, एक तो फ्रांस में क्या घटना हुई कि फ्रांस में क्या हुई, बुर्बो राजवंश की समापन हुई, और साथ साथ में क्या हुई, संवैधानिक राजतंत्र का क्या हो गया, प्रमुख कौन बन गया, लुई फिलिप्स बन गया। कौन बन गया बेटा, लुई फिलिप्स। इसके अलावा बेटा और क्या हुआ, बेटा ध्यान देना, जो यूनान था ना, यूनान में ध्यान देना, एक क्षेत्र था जिसका नाम था यूनान। क्या नाम था बेटा, यूनान। तो यूनान में भी उसी समय घटना घटती, कहाँ घटती है, यूनान में। तो देखो ये तो कहाँ हुआ, बेल्जियम के अंदर हुआ। फ्रांस के अंदर ये घटना घटी कब, जुलाई क्रांति के दौरान ही। जुलाई क्रांति के दौरान फ्रांस में घटना ये घट रही है, जबकि बेल्जियम में घटना क्या हुआ, नीदरलैंड से बेल्जियम क्या हो गया, अलग हो गया। ये यूनान में क्या होता था बेटा, तो यूनान में ध्यान देना, ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। किसका, यूनान किसका था बेटा, तो ध्यान देना, यह ऑटोमन साम्राज्य का, ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। किसका था बेटा, ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा कौन था बेटा, यूनान। कौन था बेटा, यूनान था। अब यहाँ होता क्या है, तो यहाँ भी ध्यान देना है, यहाँ भी आज़ादी के लिए संघर्ष चला था। ठीक है, यहाँ क्या बेटा, ये ट है बेटा, ये हमारा जो है ट है, ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। और यहाँ भी बेटा आज़ादी को लेकर ध्यान देना, 1821 में क्या होता है, संघर्ष होता है। और क्या होता है, संघर्ष होता है। और उसके बाद 1832 में कुस्तुनिया की संधि के तहत यूनान को भी एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे बेटा, आज़ादी को लेकर, आज़ादी को लेकर 1821 में संघर्ष होता है। क्या होता है बाबू, संघर्ष होता है और होता है जिसके परिणाम स्वरूप 1832 में, कब बेटा, 1832 में कुस्तुनिया की संधि के तहत, 1832 में कुस्तुतुनिया, क्या बोलते हैं इसको, कुस्तुतुनिया पूछा जाता है बेटा, कुस्तुतुनिया की संधि के तहत बेटा क्या हुआ गया, यूनान को क्या किया, एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया है ना। संधि के तहत यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया बेटा, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि इसके साथ साथ यूनान में भी घटना घटती है। और यूनान में क्या होता है, समझ में आ रहा है बेटा, यूनान में क्या होता है, तो ध्यान देना बच्चे, तो यूनान में ये बात घटती है ना। तो यूनान में क्या हुआ बेटा, ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। किसका हिस्सा था बेटा, ऑटोमन साम्राज्य का। अब इस ऑटोमन साम्राज्य का जब हिस्सा था, तो उससे क्या हुआ कि यहाँ पे भी आज़ादी के लिए लोग लड़ना चालू किए। और जब लड़ना चालू किए तो इसका भी प्रभाव पड़ा, और जिसके तहत कुस्तुतुनिया की संधि हुई। और कुस्तुतुनिया की संधि के तहत ये क्या किया गया, यूनान को भी स्वतंत्र राष्ट्र का घोषणा कर दिया है। अच्छा, यूनान के बारे में एक लाइन बनती है बेटा, बहुत जैसे जिस तरीके से, किसके बारे में लाइन बनती है, मैटरनिक क्या कहता है, जब फ्रांस छिकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। क्यों, जैसे ही फ्रांस में कुछ घटना घटती है तो उसका प्रभाव अगल बगल जो भी जर्मनी, प्रसा, अन्य देश थे, उनके ऊपर भी इसका प्रभाव दिखने को मिलने लगता है। मेरी बात समझ। अब देखो, जैसे फ्रांस में संवैधानिक राष्ट्रतंत्र को उखाड़ के फेंका गया, उसको बुर्बो राजवंश को, संवैधानिक राष्ट्रतंत्र की स्थापना हुई, तो वैसे देख रहे हो ना, साथ साथ में अगल बगल भी घटना क्या घट रही है। बेल्जियम में भी क्या हुआ, ब्रुसेल्स से नीदरलैंड क्या हो गया, अलग हो गया। वही देख रहे हो इधर क्या हो रहा है, यूनान में भी क्या हो रहा है बेटा, यूनान में भी क्या हो रहा है, कुस्तुनिया संधि यूनान को क्या कर दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया। तो यहीं पर दो लेख याद करेंगे बेटा, 2 पॉइंट बड़ा ही ध्यान देना। मैं अगला पेज ले लूँ, लिख लिए है, चलिए। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, यहीं पर 2 कथन याद करेंगे बेटा। कितने कथन 1 ध्यान देना बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बना है, यूनान को ध्यान देना यूरोप की सभ्यता का पालना कहते हैं। ध्यान देना बेटा, यहाँ से यूनान को ध्यान देना, यूरोप क्या बेटा, यूरोप की सभ्यता का पालना कहते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है बेटा, कहते हैं ना,
तो अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जाए बाबू, यूनान को यूरोप की सभ्यता का पालना किसे कहते हैं, ध्यान देना, अगर यूरोप की सभ्यता का पालना किसे कहते हैं बेटा, तो किसको कहते हैं, यूनान को। और यही मेटरनिक क्या कहता था बेटा, मेटरनिक, मेटरनिक, मेटरनिक कहता है कि जब फ्रांस क्या कहता है, छींकता है, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी होती है। मतलब कि सोचिए कितना बड़ा इम्पैक्ट किसका पड़ रहा था बेटा, फ्रांस का, किसका पड़ रहा था, फ्रांस का। आई बात समझ में। तो ये कथन भी कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, मतलब फ्रांस के अंदर जो घटना घटती थी तो उसका प्रभाव अगल बगल के जो क्षेत्र थे, जो छोटे छोटे यूरोप के देश थे ना, उनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ना चालू हो जाता था। तो ये लगता था कि अगर फ्रांस को कंट्रोल किया जाएगा तो बाकी सब कंट्रोल अपने आप ही रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा उथल पुथल कहाँ मच रहा था, फ्रांस में। इसीलिए देखो मेटरनिक ने क्या कहा था, किसके लिए, जोसेफ मेसनी के लिए क्या कहा, हमारे जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो रूढ़िवादी परंपराओं का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है बेटा, तो कौन है, जुस्पे मेसनी है, जुस्पे मेसनी, क्योंकि ये एकदम युवा व्यक्ति था जिसने यंग इटली तथा इसके साथ यंग यूरोप का स्थापना किया था, एक गुप्त समिति थी, ठीक है ना। यहाँ तक चले बात बेटा, आगे चले, यहाँ बात क्लियर है ना। आइए अब देखो बेटा, इधर तक देखो, जुलाई क्रांति जो हुई बाबू, जो जुलाई क्रांति हुई, तो जुलाई क्रांति के तहत देख रहे हो कि फ्रांस के अंदर अब घटना क्या घट जाती है कि अब यूरोप के फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की क्या हो गई स्थापना, संवैधानिक राजतंत्र की क्या हो गई स्थापना होगी। अब बेटा इसके बाद क्या होता है, अब अगली बार देखेंगे तो अगला चलेगा, जिसमें आपके हेडिंग पड़ा है भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। आपके अंदर उसमें जब बुक में जाएंगे तो वहाँ क्या लिखा है, भूख, कठिनाई एवं जन विद्रोह। अब ये कब से कब चलता है बेटा, 1830 से कब चलता है, 1848 में, 1830 से 1848 तक बेटा, 1830 से 1848 तक। अब बेटा एक चीज आप जानते हो कि 1830 में यूरोप के कठिनाइयों में, ध्यान देना, 1830 के समय में जो आपका यूरोप था ना, उसे कठिनाइयों का महासाल भी कहा जाता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ, अगर मैं आपसे कहूँ तो क्या कहते हैं, 1830 को 1830 का साल यूरोप के महाकठिनाइयों का साल कहा जाता है, महाकठिनाइयों का साल कहा जाता है। अब मन में आएगा ना कि कहा जाता है, तो भैया इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा ना, क्यों कह रहे हैं भैया कठिनाइयों का महासाल, ऐसा इस समय क्या घटित हुआ, ऐसा कुछ न कुछ घटना घटा होगा ना जिससे बहुत ज़्यादा कठिनाई आई। तो क्यों कहते हैं बेटा, इसका रीजन हम रिजल्ट अगर ढूंढना चाहें कि कहते क्यों हैं, क्या है, तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं क्यों, व्हाई दिस रीजन, तो आपको बताऊँ ना, इसी समय ध्यान देना, जबरदस्त भारी संख्या में जनसंख्या की क्या हुई बेटा, ध्यान देना, वृद्धि हुई। तो सबसे पहली बात हुई क्या, मतलब चल तो रहा था, पर इस समय आते आते जनसंख्या क्या हो गई थी, काफी अधिक हो गई थी ना। तो पहली बात क्या हुआ, जबरदस्त जनसंख्या की वृद्धि हुई बाबू। तो पहली बात क्या हुई, जबरदस्त जनसंख्या क्या हुई बेटा, वृद्धि हुई। दूसरी बात अगर आपसे पूछे बेटा, ये क्या है, लोग गांव से अब किधर की तरफ प्लान कर रहे थे, शहर की तरफ, कहाँ कर रहे थे, शहर की तरफ। तो लोग गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे थे।
कर रहे थे। तो बेटा दूसरी बात क्या कर रहे थे, लोग गांव से कहाँ जा रहे थे, शहर की ओर प्लान कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे, शहर की तरफ मूव कर दिए थे बेटा। इसके अलावा बेटा अगर मैं आपको और बताऊं तो यहाँ से शहर बेरोजगारी भैया अब जनसंख्या बढ़ रही है और रोजगार तो नहीं, तो देख ले हो कि राजशाही व्यवस्था था, किसी तरीके से लोग अपन जीवन यापन कर रहे हैं। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बेटा बेरोजगारी भी बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा बेटा, बेरोजगारी में वृद्धि बेटा। अब बहुत सारे लोग क्या हो रहे, बेरोजगार ठहरे थे, इसके लिए कोई काम ही नहीं था। तो जब बेरोजगारी होगी बेटा, जाहिर सी बात है क्या हो गया बेटा, गरीबी में भी वृद्धि हुई। और जब भाई रोजगार ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो लोग गरीब ही तो होंगे, तो क्या होंगे बेटा, गरीब में वृद्धि। इसके साथ इंग्लैंड में देखो औद्योगिक क्रांति हो गया था। अब जानते हो, मैंने बताया था ना, ब्रिटेन से 1760 में ही औद्योगिक क्रांति हो गई थी, तो वो अधिक से अधिक उत्पादन कर रहे थे, वो धनी हो रहे थे। तो रोजगार के चक्कर में गाँव से लोग निकल के कहाँ जा रहे थे, शहर की तरफ, चलो कुछ काम मिल जाए। जानते हो इसके साथ क्या हुआ था बेटा, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी लाला। और क्या हुआ था बेटा, औद्योगिक क्रांति हो चुका था। और बेटा क्या करें, इसका नेतृत्व, और ध्यान देना, इस समय जो समाज का नेतृत्व कर रहा था, कौन कर रहा था, पढ़े लिखे लोग कर रहे थे। कौन कर रहे थे बेटा, और जब पढ़े लिखे लोग करेंगे तो अगर उनका शोषण होगा तो आवाज उठाएंगे ही ये, मेरी बात समझ रहे हैं। तो इसलिए ध्यान देना बेटा, इसका नेतृत्व पढ़े लिखे वर्ग कर रहे थे। कौन कर रहे थे बेटा, पढ़े लिखे वर्ग कर रहे थे बेटा। तो इसके अगर पूछा इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, पढ़े लिखे वर्ग थे। इसके अलावा बेटा ध्यान देना है, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी साम्राज्य में आज में भी देखो राष्ट्रीय एकीकरण और संविधान की, ध्यान देना है, मांग शुरू हो चुकी थी। इसके अलावा बेटा सबसे बड़ी बात क्या थी, अगर आपको कहूँ, इसके अलावा मतलब जैसे देखो फ्रांस के अंदर ही नहीं कि संविधान मांग की जा रही थी, अब धीरे धीरे इसका प्रभाव पूरे यूरोप पे पड़ रहा था। और यूरोप के जहाँ राजशाही व्यवस्था था, वहाँ लोग कह रहे थे कि राजशाही को समाप्त करो, संविधान को लाओ, राजशाही को समाप्त करो, संविधान को लाओ। मेरी बात समझ लो गुड्डा गुड़िया नहीं गुड्डे, ये बात तभी समझ पाओ मेरे गुड्डा गुड़िया जब आप इसके पहले के क्लासों को देख के आओगे। हम देखो बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे कि हाँ आओ तुमको बगला दे हैं, कुछ नहीं। अगर अच्छे तरीके से पढ़ना है, यही देखो हमारा उद्देश्य नहीं है आपको 10 पास कराना है। आप जब 10 पास कर जाओगे बेटा, अभी तो नहीं, जब आगे बढ़ोगे, कभी IAS PCS पढ़ने का मौका मिलेगा UPSC में ना, तो वहाँ पे ध्यान देना है, क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, एक यूनिट आपका क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री है। इस वर्ल्ड हिस्ट्री में बेटा आप इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ने वाले हो। अब अगर आपने डिटेल यहाँ पढ़ा रहोगे तो वहाँ आपके लिए समझना बड़ा आसान हो जाएगा, वाह सर जी क्या 10 में पढ़ाए थे, समझ रहे हो ना बेटा। इसके साथ साथ क्या होगा बेटा, तो जर्मनी हो गया, इसके अलावा बेटा क्या हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, पोलैंड हो गया, पोलैंड कौन हो गया बाबू, ध्यान देना, जर्मनी, इटली, पोलैंड, और कौन सा बेटा हो गया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, कौन सा बेटा, ऑस्ट्रिया हो गया, हंगारियन हो गया है, हंगरी हो गया, बात एक हो गया, हंगरी, आदि साम्राज्य में राजतंत्र का विरोध एवं संविधान के स्थापना का मांग तेजी से हो रहा था। क्या हो रहा था बेटा, तेजी से हो रहा था। तो याद रखेंगे, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि जैसे देशों में भी अब क्या किया जा रहा था कि सब जो आपके साम्राज्य राजतंत्र को समाप्त करके संविधान की स्थापना की मांग की जा रही थी कि हमको भी क्या चाहिए बेटा, संविधान चाहिए। अब बताओ बेटा, जब ऐसा हुआ तो आपको बताऊँ ना, इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ पड़ा, तो जब हर जगह मांग होना चालू हुआ तो फ्रांस तो और मजबूत होता चला जाएगा, क्योंकि इसकी जन्म ही कहाँ से हो रही है, फ्रांस से। अब बताओ, जैसे ही भूख कठिनाई, देखो पहली बात तो क्या हुआ, 1830 में मांगते मांगते संविधान तो आया, पर अभी भी राजा
बना रहेगा, अभी भी राजा बना रहेगा। पर ये जो जब ऐसे ऐसे हर जगह पे विद्रोह होना चालू हुआ तो इसका दबाव समूल यूरोप पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और जब समूल यूरोप पे पड़ा बेटा, तो इसका इम्पैक्ट जब समूल यूरोप पे पड़ा तो इसका मतलब यही हुआ ना कि अब आगे चलकर फ्रांस में क्या होता है, 1848 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस के लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। कहाँ उतर जाते हैं? सड़कों पर उतरते हैं। और सड़कों पर जब उतरते हैं ना, तो लुई फिलिप्स को अपना सत्ता छोड़ के, अपना पद छोड़कर भागना पड़ता है। और जब वहाँ से अपना पद छोड़ के भागता है, तब जाकर 1848 में फ्रांस में एक नवीन गणतंत्र की घोषणा की जाती है। अब फ्रांस को इस तरीके से आज़ादी मिलती है। तो देख रहे हो ना फ्रांस की आज़ादी कैसी मिली, कैसी स्थिति वहाँ की थी, आर्थिक स्थिति थी, कैसे क्या थी, भूख कठिनाइयों से लोग झेलते झेलते यहाँ तक झेले, तब जाके फ्रांस को आज़ादी मिली। समझ रहे बेटा? तो फ्रांस को आज़ादी कैसे मिली, समझ आई नहीं है क्या? यहाँ तक हो गया ना पॉइंट, नोट डाउन कर लिए हैं? तो भैया ये कहानी कब की है बेटा? देखो 1848 की है। इंडिया की कहानी कब है? 1949 की है। अगला सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, परेशान नहीं हुईगा। अब देखो हुआ क्या, इसके बाद क्या हुआ बेटा? तो 1848 में क्या होता है? 1848 में फ्रांस की जनता बेटा बात नहीं करेंगे, सड़कों पर उतर गई। आपको बताऊं, पूरे यूट्यूब पे देख लेना, इस कंटेंट को कोई लिख के नहीं पढ़ाया होगा। जो भी लिए होंगे पीपीटी बनवाए होंगे, इसे पढ़ते चले गए होंगे, बस ऐसे ऐसे करते हुए। अब मुझे लगता है कि लिखो, बच्चे भी लिखे, भले क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी, मुझे पता है थोड़ी क्लास लंबी होगी, पर बट ये चीज़ें हैं कि जब मैं भी लिख रहा हूँ, फिर आप भी लिखोगे और सुन भी रहे हो, मैं लिखवा भी रहा हूँ, तो वो चीज़ें लंबी तैयार होती है। अब होगा क्या, पीडीएफ भेज दे रहे हैं। अरे पीडीएफ भेज दोगे, पीडीएफ मोबाइल में पढ़ा रहेगा, कभी खुल के जब सामने किताब है नहीं पढ़ सकते तो मोबाइल का पीडीएफ पढ़ोगे? मोबाइल तो उठाओगे पीडीएफ पढ़ने के लिए, पर पता नहीं मोबाइल से उंगलियां पता नहीं किसी जबरदस्ती अपने आप से घूम के इधर यहाँ से इंस्टाग्राम पे भाग जाएगा, फेसबुक पे भाग जाएगा। समझ रहे हो ना? कि देखे कौन कौन रील भेजा है, कुछ कमेंट आया है, कुछ नए एक्टिविटी हुई है कि नहीं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। तो जाते तो पीडीएफ पढ़ने ही बच्चे हैं, उनकी सोच सही थी, वो पीडीएफ पढ़ने जाते, पर बट क्या करेंगे, मन है चंचल और ऊपर से है बच्चे, घूम गया उधर से उधर उंगली। ये चौथा लेक्चर है बेटा। तो ध्यान देना, 1848 में फ्रांस की जनता क्या होती है, सड़कों पर उतर गई। क्या उतर गई? सड़कों पर उतर गई। जिससे क्या हुआ, उतर गई, जिससे लुई फिलिप को सत्ता छोड़कर भागना पड़ा और यूरोप में अरे और फ्रांस में बेटा, यूरोप कहाँ, और फ्रांस में नवीन गणतंत्र की स्थापना हुआ। क्या हुआ बेटा? स्थापना हुआ। इस प्रकार से आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, तो इस प्रकार से हमने किसकी आज़ादी ले लिया बेटा? कहाँ पे? फ्रांस की। किसकी आज़ादी प्राप्त कर लिए? फ्रांस में। अब देखो, जब आज़ादी अगर मिल गई तो गणतंत्र के बाद लोगों को क्या मिलेगा बेटा? अगर गणतंत्र के बाद देखेंगे लोगों को क्या मिलेगा बेटा? तो 21 वर्ष जो अधिक थे, ध्यान देना। अब गणतंत्र के बाद फ्रांस की स्थिति, गणतंत्र के बाद फ्रांस की स्थिति बेटा। तो गणतंत्र के बाद अगर फ्रांस की स्थिति आप देखने की कोशिश करोगे बेटा, तो गणतंत्र के बाद अगर फ्रांस की स्थिति देखोगे कैसा था, तो बेटा यहाँ ध्यान। हाँ बेटा बोलो, कहाँ बेटा? हाँ भागना पड़ा, हाँ सही तो है। हाँ भागना पड़ा, मतलब लुई फिलिप्स था को सत्ता छोड़कर भागना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं पड़ा। और फ्रांस नवीन गणतंत्र की क्या हो गई? स्थापना। और जब गणतंत्र की स्थापना हुई तो बेटा हुआ क्या? 21 वर्ष से जो प्लस थे बेटा, 21 वर्ष प्लस को वोट देने का अधिकार। अब देखो वो अपने लिए क्या चुनेंगे बेटा? अब जनता अपने लिए क्या चुनेगी? सरकार। क्या चुनेगी बेटा? सरकार। हमारे लिए सरकार आएगी, सरकार विधि बनाएगी, सरकार हमारे लिए क्या करेगी? कार्य करेगी। उसके बाद बेटा और क्या काम इनको मिला? तो ध्यान देना, सभी को रोजगार को गारंटी मिला, सभी को रोजगार देंगे भाई। क्या देंगे? सभी को
रोजगार की गारंटी, रोजगार की गारंटी। तो सभी को बेटा ध्यान देना है, रोजगार की क्या मिल गई, गारंटी मिल गई। कारखाने स्थापित हो गए बेटा, क्या हो गए, कारखाने स्थापित, कारखाने स्थापित हुआ। इसके साथ और बच्चे क्या काम हुआ, महिलाओं को वोट देने का अधिकार, महिलाओं को वोट देने का अधिकार, महिलाओं को वोट देने का अधिकार, अधिकार ना। तो ये सभी चीजें अब धीरे धीरे क्या हो गई फ्रांस के अंदर अब अच्छी होने लगी। तो अगर हमने ये देखा अब तक की फ्रांस की कहानी कैसे, कहाँ पर क्या घटी क्या नहीं घटी ना। अब बाबू अगर मैं आपसे कहूँ तो इसका एक पूरी फ्रांस की कहानी का एक निचोड़ शॉर्टकट बनाओ, जिससे आपको वो फ्लो चार्ट टाइप का, जैसे फ्लो चार्ट पूरी जो हमने 4 क्लास, आज चौथी क्लास है ना हमारी, चौथी क्लासों को पूरी चारों क्लासों के एक साथ अब कंपाइल करते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के तहत देखेंगे कैसे हमारा गणतंत्र फ्रांस बनाना। आइए बेटा, यहाँ तक क्लियर है ना बेटा। अब देखिए बच्चे, अगर मैं आपसे कहूँ शुरुआती समय अगर देखेंगे जो फ्रांस था बेटा, क्या था, फ्रांस। तो बाबू जो फ्रांस था, तो फ्रांस में किसका शासक था बेटा, फ्रांस में किसका शासन था, बुर्बो राजवंश का। किसका शासक था बेटा, शासन किसका था। तो यहाँ पे अगर शासन की बात करेंगे लाला, तो शासन किसका था, तो आप कहोगे सर बुर्बो, बुर्बो राजवंश था। कौन था बेटा, बुर्बो राजवंश का शासन। जो बुर्बो राजवंश का शासन था बेटा, यहाँ से शासन था, तो हमने कहा इसमें कौन था, लुई 16वां। इसके पहले लुई 14वां, लुई 15वां था, कोई मतलब था नेम से। कौन था बेटा, लुई 16वां, लुई 16वां शासक। जब लुई 16वां शासक था तो हुआ क्या था, लुई 16वां बेटा इतना ही निर्दयी था कि अपने पत्नी के कब्जे में था, बताया था ना, एंतोवालेट के कब्जे में था। जानते हो बजट के आधार पे नहीं, खर्च के आधार पर बजट बनाया जा रहा था, मनमानी ऊंचे ऊंचे पदों की खरीद बेच की जा रही थी। तो इससे आम जनमानस बड़ी ही क्या हुई, आक्रोश हुई। आम जनमानस बेटा क्या हुआ, बहुत ज्यादा गुस्से में आई। और जब गुस्से में आई तो लुई 16वां का जानते हो क्या हुआ, 1789 में, 1789 में, 89 में इसकी क्या हो गई बेटा, मृत्यु हो गई। 1789 में इसका क्या हो गया, अंत हो गया, या मृत्यु हो गई, अंत हो गया किसका, लुई 16वां का हो गया। किसका हो गया बेटा, लुई 16वां का क्या हो गया, 1789 में जब इसकी अंत होता है। तो आपको मालूम है 1789 के बाद फ्रांस की सत्ता खाली थी। और जब फ्रांस की सत्ता खाली थी बेटा, तो हुआ क्या, 1799 में, 1799 में क्या हुआ था, फ्रांस के प्रथम काउंसिल का अध्यक्ष कौन बना था बेटा, नेपोलियन। क्योंकि 1799 ही फ्रांस में तो एंट्री हुई थी किसकी, नेपोलियन की। तो ध्यान है 1799 में फ्रांस के प्रथम काउंसिल का अध्यक्ष कौन बना बेटा, नेपोलियन बना। यही ना बना, नेपोलियन बना। और जब नेपोलियन बना बेटा, तो इसके बाद घटना क्या घटी, और जब नेपोलियन बना तो देखोगे 1802 में हमेशा के लिए प्रथम काउंसिल का अध्यक्ष कौन बना रहेगा, नेपोलियन। भाई 1802 में संविधान में संशोधन होती है फ्रांस के, और नेपोलियन अपने आप को अपना पद क्या कर लेता है, स्थायी कर लेता है। यही ना हुआ था क्या बेटा, अगर आपको याद है भैया 1799 में जब ये इसने आया तो नया संविधान बना था, और नए संविधान की चलाने की जिम्मेदारी 3 काउंसिल को दी गई थी। तो पहली काउंसिल कौन थी, पहली, दूसरी, तीसरी। तो पहले में किसको बनाया गया था बेटा, किसको, नेपोलियन को। दूसरे में कैसबेरी को ना, इस तरीके से बनाया गया था। अब देखेंगे तो नेपोलियन पहले वाले तो क्या बनता है, प्रथम काउंसिल का अध्यक्ष बनता है। और 1802 में प्रथम काउंसिल का अध्यक्ष, प्रथम काउंसिल का अध्यक्ष हमेशा अपने पद पर बना रहेगा। बोलो बात यही नहीं है क्या, 1802 में प्रथम काउंसिल का अध्यक्ष हमेशा अपने पद पर क्या रहेगा बेटा, बना रहेगा ना। तो मतलब अपने पद पे बरकरार रहेगा। 1802 में इसने शक्ति प्राप्त कर लिया बेटा। जब 1802 में इसने शक्ति प्राप्त की तो उसके बाद क्या हुआ, तो जानते हो 1804 में फिर संशोधन हुआ। 1804 में नेपोलियन क्या बन गया, सम्राट बन गया। 1804 में क्या बन गया बेटा, 1804 में क्या बना, नेपोलियन
नेपोलियन सम्राट बना। नेपोलियन क्या बन गया बेटा? सम्राट। क्या बाबू, क्या कर रहे हो बच्चे? बोलो बोलो, समझ में आ रहा है ना बात? अब ये चीजें पूरी थ्योरी पढ़ाए हो, अब इसी को देखो शॉर्ट फॉर्म में तैयार कर रहे हैं कि क्या हुआ था बेटा? फ्रांस में शासन किसका था? बोर्बो राजवंश का। लुई 16वां था सत्ता पे, पर लुई 16वां इतना आतंक मचा दिया था कि 1789 में उसे अपने सत्ता का क्या हो गया? अंत हो गया, समाप्त हो गया। अब जैसे समाप्त होता है तो 1799 में फ्रांस की गद्दी पर कौन बैठता है? कौन बैठता है? नेपोलियन। 1799 में नेपोलियन आता है, पर अभी सत्ता बैठ नहीं पाता है, अभी प्रथम काउंसिल का अध्यक्ष बनता है। फिर 1802 में अपने पद को हमेशा के लिए परमानेंट स्थायी करवा देगा। अब 1804 में नेपोलियन क्या बन गया बेटा? सम्राट। और जब सम्राट बना तो जानते हो 1804 से लेकर 1815 तक ये शासन करता है। नेपोलियन शासन कब से करता है? अगर आपसे पूछा जाए तो 1800 बेटा 1804 से 1815 तक नेपोलियन क्या करता है बेटा? शासन। और उसके बाद जानते हो कि 1815 में वाटरलू के युद्ध में हार जाता है और इसे सेंट हेलेना, याद है ना? सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया जाता है और 6 वर्ष के बाद 1921 में क्या हो जाती है बेटा? इसकी मृत्यु हो जाती है। बोलो बात सही है कि नहीं सही है? यही बात समझे थे। अब 1921 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब 1921 में इसकी मृत्यु, हाँ 1800, अरे सॉरी, आप समझ लीजिए कि जब भी लिखा करे वो 18 ही रहता है, ठीक है ना बेटा? अगर मैं 1921 लिख गया क्योंकि ये नया अपडेशन होता है इसलिए लिखा जाता है, पर वास्तव में बेटा ये क्या है? 1821 ना। अब 1821 में क्या हो जाती है बेटा? इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान दें 1821 में जब इसकी मृत्यु होती है तो उसके बाद होता क्या है? इधर ध्यान देना है, इसी समय क्या हुआ? 1815 में वियना कन्वेंशन हुआ था। 1815 में क्या हुआ था बेटा? वियना सम्मेलन। अब वियना सम्मेलन में जो हुआ था तो इसका अध्यक्ष कौन था बेटा? इसका आपसे मैं कहूं कि बाबू इसका अध्यक्ष कौन था, तो आप कहोगे इसका अध्यक्ष कौन था बेटा? बताओ। ड्यूक मेटरनिक, याद है? ड्यूक मेटरनिक। और ड्यूक मेटरनिक था, ये कैसा व्यक्ति था? ये कैसा था? रूढ़िवादी था। ये चाहता था कि राजा वाला ही पद क्या है? बढ़िया है। इसने क्या किया था? 1815 में इसी के ड्यूक मेटरनिक की अध्यक्षता में क्या हुआ था कि फ्रांस में क्या हुआ? फ्रांस में फिर से किस शासक का हिस्सा आ गया था? तब फ्रांस से कौन आगे गद्दी पर कौन बैठ गया था बेटा? इसी के आधार पे चार्ल्स दसम। कौन आया था बेटा? चार्ल्स दसम सत्ता पे आ गया था। कौन आया था? चार्ल्स दसम। और जब चार्ल्स दसम सत्ता पे आता है इसके बाद क्या किया जाता है? चार्ल्स दसम सत्ता बैठा रहता है। पर आप जानते हो कि 1830 में क्या हो जाती है? जुलाई क्रांति। 18 इसके बाद क्या होता है? चार्ल्स दसम बैठा होता है। और चार्ल्स दसम जब बैठा होता है सत्ता पे लगातार ये बैठा रहता है, तो उसके बाद बेटा कौन आएगा? हाँ, तो इसके बाद बेटा कौन आएगा? चार्ल्स दसम जब बैठा रहता है तो इसी के तहत क्या होता है? जुलाई क्रांति क्या होती है? इसके बाद क्या होगा? चार्ल्स दसम बैठेगा। और चार्ल्स दसम कब तक रहेगा? लगभग 1830 तक। कौन बैठा रहेगा? 1830 तक। और फिर क्या हो जाती है बेटा? यहीं पर हो जाती है जुलाई। क्या हो जाती है? जुलाई क्रांति। क्या होती है बच्चे? जुलाई क्रांति। और जुलाई क्रांति कब होती है बेटा? तो जुलाई क्रांति होती है 1830 में। और जब जुलाई क्रांति 1830 में होती है तो क्या करती है यहाँ की जनता? जो बोर्बो राजवंश का चार्ल्स दसम था उसे भी सत्ता पर से क्या होती है? उठा के फेंक देती है। और जब फेंकती है तो 1830 के बाद क्या होता है? यहाँ पे ध्यान देना है, फ्रांस में तो क्या होता है? संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। क्या होती है बेटा? संवैधानिक राजतंत्र की क्या होती है? स्थापना। और जब स्थापना होती है तो कौन इसका मुखिया बनता है? बताओ, इसका मुखिया कौन बनता है? बताया था ना, कौन बनता है? लुई फिलिप। तो लुई फिलिप सत्ता बैठता है। और जब लुई फिलिप सत्ता बैठता है तो अंत में क्या होता है? 1830 के बाद
1830 के बाद क्या होता है? 1830 के बाद जब आप देखने की कोशिश करोगे 1830 के बाद क्या होगा तो देखेंगे लास्ट में आएगा भूख कठिनाई और जन विद्रोह, यही आता है। हाँ, सड़कों पर लोग उतरते हैं और लुई फिलिप्स को भी सत्ता पर से उठा के क्या करते हैं, फेंक देते हैं और गणतंत्र की स्थापना कर देते हैं, यही ना हुआ। तो बेटा ध्यान देना, इसके बाद क्या होता है, भूख कठिनाइयाँ जन विद्रोह। और जब ये जन विद्रोह होता है बेटा तो इससे क्या होता है, कब होता है ये 1830 से कब चलता है, 1830 से 1848 तक। अब यहीं पर क्या होता है, जब ये होता है बच्चे तो इसके साथ साथ क्या होता है, 1830 के बाद बेटा इसमें क्या होता है, इसके विद्रोह के बाद ही जनता क्या करती है, लुई फिलिप समाप्त होता है और 1848 में फ्रांस क्या हो जाता है बेटा, स्वतंत्र। क्या होता है, स्वतंत्र। अब देखो जितनी कहानी आपने 4 दिन में पढ़ी है, इस पूरी फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने छोटे में कर दिया है। ये 4 दिन की क्लास का पूरा क्या है, एक क्रक्स है। अब ये चीजें वही समझ सकता है जो पूरी बातों को 4 क्लासों को देखा होगा, तब ये सारी बातें उसे जुड़ती हुई चली जाएंगी। अब बेटा अब यहाँ पढ़ते समय हमने ध्यान देना, तो पहले हमने क्या किया, लुई 16वां जब शासक का अंत होता है तब फ्रांस में क्रांति होती है। पर बेटा फ्रांस में क्रांति होती तो हमने देखा फ्रांस में क्रांति होने के पीछे कारण क्या थी, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, पढ़ा था नहीं पढ़ा था। तो इन सभी को बेटा पढ़ते हुए जब पढ़ोगे तो ये पूरी इसका फ्लो चार्ट होगा। और लगभग देख लेना ना, जो भी तुम्हारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएगा बेटा P बाई क्यू, आप देख लेना P बाई क्यू लगभग यही से बन जाएंगे आपके, ठीक है। तो हम लोग बाबू इसके एक क्लास को क्या करेंगे और लेंगे ना, इसका क्लास हम लोग क्या करेंगे और लेंगे, जिसमें हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, इटली के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण, अब ब्रिटेन का एकीकरण। इसमें 3 और बचे हुए हैं ना। अभी तो हमने सिर्फ किसका स्वतंत्रता दिया है, फ्रांस की। किसको दिखाया है, फ्रांस को। तो एक क्लास में हम लोग तीनों का एकीकरण करा लेंगे, किसका किसका, इटली, जर्मनी और फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है। अभी ये 3 बचे हुए हैं, तो तीनों की कोई आज की क्लास में अगर इसको ऐड करने की कोशिश करेंगे तो ये क्लास बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आज क्लास हम क्या करेंगे बच्चे, इतना ही रखेंगे। अगले क्लास में इन सभी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और आप लोग से मेरे प्यारे गुड्डा गुड़िया एक रिक्वेस्ट हो जाता है कि आप क्लास को देखिए, बिल्कुल वो नया चैनल है, आप ही लोग के लिए बनाया गया है, तो प्लीज़ आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा किया करिए कि हमें क्लास कैसा लगा। आप जरूर कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि मैं आपके कमेंट का इंतजार करता हूँ, क्योंकि आप जो कमेंट करते हैं तो उससे हमारे पढ़ाने की शैली में, आपके पढ़ने की शैली में दोनों सुधार आएगा, और हम दोनों मिलेंगे तभी कुछ अच्छा इस देश के लिए कर सकते हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य है आने वाले देश की, आपका जो आने वाला समय है और देश का जो बागडोर संभालने वाले हैं यहाँ पे हैं। तो हम चाहते हैं कि अगला जो बागडोर संभाले तो अच्छा शासक हो, न कि उसके पास कोई जानकारी ही नहीं हो कि कैसे क्या करना चाहिए। इसके लिए हाँ लुई 16वां जैसा ना हो जाए कि पत्नी के प्रेम में पागल, बजट के आधार पे नहीं खर्च के आधार पे बजट बनाने लगे, तो फिर हो गया जन कल्याण बाबू, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, और लास्ट इसका अगला जो होगा पार्ट एकदम लास्ट होगा। तब 5 पार्ट में हम लोग पूरी यूरोप में राष्ट्रवाद के टॉपिक को क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। तब तक के लिए आप सभी से लेते हैं अलविदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।